नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया सेशन। आज हमारा पार्ट है रेस्पिरेशन का पार्ट 2। ठीक है, हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास के अंदर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन उसके बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन का पार्ट 2 जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेशन में नए हैं तो हमारे सेशन को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं भाई ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अभी तक हमने रेस्पिरेशन का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हमने जान लिया था, पढ़ लिया था कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फर्मेंटेशन क्या होता है, और हमने कुछ स्टेप्स भी देखी थी लास्ट क्लासेस के अंदर कि रेस्पिरेशन की कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई ये ग्लाइकोलाइसिस होती है, एक लिंक रिएक्शन होती है, क्रेब्स साइकिल होती है और ईटीएस होता है। तो आज हम सबसे पहले नंबर की जो स्टेप्स है रेस्पिरेशन की, ठीक है, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन जो होती है, पहले इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है क्या है कि हम इस पाथवे को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, है ना। ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम ईएमपी पाथवे? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई इस पाथवे को आप ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या होता है? ईएमपी पाथवे होता है। अब ईएमपी पाथवे में क्या होता है, क्योंकि ये तीन साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, तीन वैज्ञानिक ने, इम्बेडेन, मेयरहोफ, पार्नस, है ना। ई फॉर इम्बेडेन, ठीक है, इम्बेडेन, इम्बेडेन, मेयरहोफ, ठीक है, एंड पार्नस। ये तीन वैज्ञानिक है, पी फॉर पार्नस। ठीक है, इन तीन वैज्ञानिकों ने ये ग्लाइकोलाइसिस बताया कि ऐसा ऐसा होता है, इतनी सारी स्टेप्स होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है? देखो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन की पहली स्टेप्स है, जहां पर क्या होता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, ये कहां चलती है? ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर चलता है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भाई ग्लाइकोलाइसिस कहां पर चलता है। तो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस कहां चलता है? साइटोप्लाज्म में। कहां चलता है? साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल, है ना, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में और बाकी सभी ऑर्गेनिज के साइटोप्लाज्म में चलता है। अब यहाँ पर नाम है ग्लाइकोलाइसिस। देखो, तो ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड है। क्या है भाई? ग्रीक वर्ड। अगर अपन इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्लाइको, क्या हो जाएगा? ग्लाइको प्लस लाइसिस, ऐसा हो जाएगा। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। लाइसिस का मतलब क्या होता है भाई? टूटना। और किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब, बात समझ में आ रही? ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक होना। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है। और किसमें? तो आंसर है पाइरुविक एसिड में। ग्लूकोज जो होता है किसमें? पाइरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है, यहाँ पर हमको कितने पाइरुविक एसिड मिलता है? 2 पाइरुविक एसिड हमको मिलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन में हमको क्या याद रखना है भाई कि ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में ग्लूकोज जो होता है किसमें ब्रेक होता है? पाइरुविक एसिड में ब्रेक होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछेंगे कि भाई एंड प्रोडक्ट बताओ। ग्लाइकोलाइसिस का अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। तो आपको बताना है ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पाइरुविक एसिड। यस, पाइरुविक एसिड। अब ये पाइरुविक एसिड जो होता है कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। पाइरुविक एसिड की कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? तो आंसर है 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। अब इंपोर्टेंट पार्ट कि ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में क्या ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है? क्या ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है? क्या CO2 रिलीज होती है? नहीं। ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन में ना तो CO2 रिलीज होती है, ना ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ना कंजप्शन होती है। याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन, फिर तो सर ये एरोबिक एनारोबिक दोनों से हम चले गए। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में एक जैसा चलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन होना नहीं होना कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन होती नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होती है, ग्लाइकोलाइसिस इज सेम, ठीक है ना, ठीक है, वो दोनों के अंदर कौन कौन सा? एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं दोनों में सेम रूप से चलती है ना, बराबर। क्यों? क्योंकि भाई इस रिएक्शन में ना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, ऑक्सीजन होती नहीं है,
तो विदाउट ऑक्सीजन चलती है, CO2 भी रिलीज नहीं होती, दोनों में सेम चलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक दोनों में सेम चलती है। क्योंकि यहाँ पर इन ग्लाइकोलाइसिस, याद रखना आपको कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में क्या नहीं होता, इन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, नॉर O2 है ना कंजप्शन एंड नाइदर CO2 रिलीज, ठीक है, नाइदर CO2 रिलीज, ठीक है भाई, ना तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है ना ही CO2 निकलती है, ठीक है। सर ग्लाइकोलाइसिस में कितनी स्टेप्स होती हैं और क्या क्या बनता है? तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है, कितनी रिएक्शन चलती है? तो ग्लाइकोलाइसिस में आप देखोगे टोटल कितनी स्टेप्स होती है, 10 स्टेप्स होती है ना, 10 बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस में। कितनी? टोटल 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। अभी हम देखेंगे सभी रिएक्शंस को। तो कितनी अभिक्रियाएं होती है? 10 होती है, ठीक है। इन 10 अभिक्रियाओं में से जो पहले नंबर की होती है, तीसरे नंबर की, 10वें नंबर की, इर्रिवर्सिबल होती है, ठीक है, सिबल है, इर्रिवर्सिबल होती है, याद रखना। ये 10 स्टेप्स जो होती है क्या होती है, ठीक है, इसमें से पहले नंबर की, तीसरे नंबर की, 10वें नंबर की भाई क्या होती है, इर्रिवर्सिबल होती है, वापस नहीं जाती है ना, बाकी सब रिवर्सिबल होती है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि सर ग्लाइकोलाइसिस में हमको डायरेक्ट एटीपी का गेन कितना होता है? डायरेक्ट एटीपी का गेन होता है दोस्तों 2 एटीपी, है ना। देखो ग्लाइकोलाइसिस में बनते एटीपी कितने हैं? डायरेक्ट 4, ठीक है, डायरेक्ट एटीपी बनते तो 4 है, डायरेक्ट एटीपी कितने बनते हैं? 4। उसमें से 2 क्या हो जाते हैं? खर्च। 2 एटीपी भाई खर्च हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? खर्च, एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तो हमको गेन जो हुआ, ठीक है, कितने एटीपी का हुआ? तो आंसर है 2 एटीपी का, ठीक है। डायरेक्ट जो एटीपी का गेन हुआ हमको, डायरेक्ट एटीपी गेन, है ना, डायरेक्ट एटीपी गेन, या कभी कभी एग्जाम में सीधा, है ना, ये नेट एटीपी गेन भी आ जाता है कि भाई नेट एटीपी गेन कितना है, तो 2 एटीपी का। नेट एटीपी गेन कितना? 2 एटीपी का, ठीक है। अब ऐसा एग्जाम में पूछा सकते हैं कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बनते हैं क्या? ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन में NADH2 का फॉर्मेशन होता है। यस, कितने NADH2 बनते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन में 2 NADH2, याद रखना, 2 NADH2, क्लियर है। ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया में कितने NADH2 बनते हैं? तो आंसर है 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कितने NADH2 का? 2 का। ये किसके बराबर होते हैं? या तो 6 एटीपी या फिर 4। या मैं आपको समझाऊंगा जब ETS पढ़ाऊंगा, तो ये 4 क्यों लेगा मैंने, है ना। तो टोटल एटीपी गेन कितना हो गया? 6 और 2 8 हो गया, ये 6 और 2 8 हो गया टोटल एटीपी गेन, यस, या फिर 6 ये होगा, है ना। ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे हम टोटल 36 से 38 एटीपी कैसे आते हैं, तब वो ये आपको समझ में आएगा कि 8 और 6 है ना। देखो 6 और 2 8, ये 4 और 2 6, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। देखो ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, इधर देखिए आप, ये है ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, सबसे पहले देखो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट या 16 डाई फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट होता है ये जो है ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 13 बाई फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है, ग्लिसरेट, ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये इसके बाद कन्वर्ट होता है भाई 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और फाइनली पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में कभी कभी इन स्टेप्स के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शंस होती हैं, ये जो स्टेप्स होती हैं, इनसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई किस स्टेप में क्या बन रहा है। आपसे पूछ लेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किससे बनता है, तो आपको बताना होगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किससे बन रहा है, ग्लूकोज से, ये है ना, ये फ्रक्टोज सॉरी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है। तो हमको स्टेप्स याद रखना है, एग्जाम में आजकल स्टेप्स पूछी जाती है, एंजाइम भी पूछे जाती है, याद रखना कि भाई कौन कौन से एंजाइम, जैसे आप पहली रिएक्शन में हेक्सोकाइनेज है ना, फिर दूसरी रिएक्शन में फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमरेज, फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डेज, तो हमको एंजाइम भी याद रखने हैं। कौन कौन सी रिएक्शन में एटीपी बन रहे हैं, वो भी एग्जाम में 4 एटीपी बनते हैं ना, 2 खर्च हो जाते हैं। तो खर्च कहाँ होते हैं, कहाँ बनते हैं, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखो पहली रिएक्शन में एटीपी खर्च हो रहा है, ठीक है, एटीपी से एटीपी बन रहा है। दूसरी रिएक्शन में एटीपी खर्च हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 एटीपी बन रहा है, ये वाली स्टेप में 7वें नंबर की स्टेप में 2 एटीपी बन रहा है,
ठीक है, और एक 10th नंबर की रिएक्शन में यहाँ पर 2 एटीपी बन रहे हैं। तो देखो 2 एटीपी यहाँ पर बनते हैं, 2 एटीपी यहाँ पर, 2 एटीपी यहाँ पर, टोटल कितने हो गए 4। खर्च कितने हो गए, 2 एटीपी यहाँ खर्च हो चुके, बचे 2। आपको याद रखना है NADH2 का फॉर्मेशन कहाँ होता है, देखो ये बन रहा है 2 NADH2, 6 नंबर की रिएक्शन जो होती है वहां पर क्या बनता है 2 NADH2 का फॉर्मेशन। तो हमको देखो NADH2 याद रखना है कहाँ बनता है, एटीपी कहाँ खर्च करते हैं और बनते कहाँ, ये हमको याद रखना है। क्लियर है। और क्या याद रखना है, देखो एक टेबल है, इसको अपने को याद रखना है, ठीक है, कि भाई ग्रोस प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्रोस प्रोडक्ट क्या बनता है और नेट प्रोडक्ट, ऐसे कभी कंपैरिजन करके पढ़े। तो ग्रोस प्रोडक्ट में तो क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, नेट में भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड आएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH ग्रोस में, नेट में भी यही आएगा। बस एटीपी का होता है कि ग्रोस तो हमको 4 एटीपी मिलते हैं लेकिन 2 खर्च हो जाते हैं, नेट एटीपी गेन कितना रह जाता है 2। नेट एटीपी गेन कितना रह जाता है भाई 2 रह जाता है। क्लियर है। ये हमने जो पढ़ाई की भाई है ना, ऐसा प्लांट है, आप समझना कि प्लांट में तो सर फ्रक्टोज होता है, स्टोर्ड फूड तो फ्रक्टोज होता है प्लांट के अंदर, तो आप सॉरी स्टोर्ड फूड तो स्टार्च होगा प्लांट के अंदर, तो क्या होगा स्टार्च। अब स्टार्च हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर, है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, है ना, इसके अंदर ब्रेक हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या होता है फिर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंट्री कर जाता है। यस, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये एंट्री कर जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह का होता है। तो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा पाइरुविक एसिड, फिर पाइरुविक एसिड अब एंट्री करेगा किसमें, तो आंसर पाइरुविक एसिड एंट्री करता है किसके अंदर, लिंक रिएक्शन। तो आपको ग्लाइकोलाइसिस पूरी समझ में आ गई होगी, ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या होता है, कितने एटीपी बनते हैं, कितने एटीपी खर्च होते हैं। ठीक है, चलिए अगली है ना, अगली रिएक्शन कौन सी अपनी, लिंक रिएक्शन। अगली रिएक्शन कौन सी है, लिंक। देखो अब लिंक रिएक्शन को अपन गेटवे पाथवे भी कहते हैं। लिंक रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, गेटवे पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, लिंक रिएक्शन को और क्या कहते हैं हम, गेटवे पाथवे। लिंक रिएक्शन में हुआ क्या कि जो ग्लाइकोलाइसिस से अभी जो पाइरुविक एसिड बना है, ग्लाइकोलाइसिस से जो पाइरुविक एसिड बना है, ठीक है, वो इसके अंदर एंट्री करता है। ठीक है, कितने पाइरुविक एसिड बने, 2 पाइरुविक एसिड। ठीक है, पाइरुविक एसिड ये रिएक्शन करेगा 2 कोएंजाइम। ठीक है, इसके साथ ये रिएक्शन करके बना लेगा भाई 2 एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बन गया 2 एसिटाइल कोएंजाइम, और यहाँ पर 2 CO2 रिलीज हो गई। ठीक है, देखो इधर यहाँ पर क्या हुआ कि पाइरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन वाला, 2 कार्बन, तो 2 और 2 4, यहाँ पर 3 होते 6 कार्बन, वहां पर 4, तो 2 CO2 रिलीज हो गई। ये है कौन सी रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या बनता है भाई, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है और CO2 रिलीज। अब देखो यहाँ पर CO2 रिलीज हो रही है, तो ये रेस्पिरेशन की पहली स्टेप है जहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, CO2 रिलीज होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली अभिक्रिया है, क्योंकि CO2 रिलीज हो रही है ना, याद रखना ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, O2 की प्रेजेंस में होती है। ये जो रिएक्शन है ये किस में होती है, O2 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तभी तो CO2 निकलती है। अब मेन इंपोर्टेंट कंसर्न क्या है कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर कौन सा एंजाइम वर्क करता है, तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है पाइरुवेट, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम वर्क करता है। कौन सा एंजाइम, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम वर्क करता है। ये जो एंजाइम है और साथ साथ में यहाँ पर 5 कंपोनेंट काम करते हैं। देखो इस रिएक्शन में 2NAD प्लस से बन जाएगा 2NADPH2। ठीक है, 2SOP नहीं आएगा, 2NADH2। तो कितने NADH2 बन गए, 2। ठीक है, और क्या मैग्नीशियम प्लस 2 वर्क करता है यहाँ पर, मैग्नीशियम प्लस 2, La लिपोइक एसिड, और TPP है ना, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। ये 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5, टोटल 5 कंपोनेंट वर्क करते हैं। एक तो यही हो गया, फिर इसको, ठीक है, देखो ये कंपोनेंट ये भी होता है, इसको माना 1 2 3 4 5। एंजाइम कौन सा होता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन है ना क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस के बीच की कड़ी का काम या लिंक का काम करती है। किस किस के बीच में, ग्लाइकोलाइसिस और किसके बीच में, तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में किसका वर्क करती है, लिंक का, एक कड़ी का, है ना, काम करती है। यहाँ पर पाइरुविक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, और NADH2 कितने,
दो NADH2 का हमको यहाँ पर लाभ होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है तो याद रखना है ना, लिंक रिएक्शन में डी कार्बोजाइलेशन क्या होता है, डी कार्बोजाइलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, डी कार्बोजाइलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, याद क्या रखोगे आप, डी कार्बोजाइलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। देखो लिंक रिएक्शन है ना, फैट कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दोनों की क्या होती है, कॉमन। यहाँ से क्योंकि फैट के ऑक्सीडेशन से भी क्या हमको क्या मिलेगा, लिंक रिएक्शन। ठीक है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है जब बीटा ऑक्सीडेशन, तब भी हमको एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है। और देखो ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, इसके बाद भी हमको एसिटाइल कोएंजाइम मिल रहा है। तो ये है ना लिंक है, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के बीच की क्या होती है, लिंक होती है। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, चाहे फैट का ऑक्सीडेशन हो तब भी एसिटाइल कोएंजाइम मिलेगा, और चाहे किसका हो कार्बोहाइड्रेट का तब भी एसिटाइल कोएंजाइम मिलेगा। मतलब क्रेब्स साइकिल के अंदर तो हमेशा एसिटाइल कोएंजाइम ही जाएगा, चाहे फैट का ऑक्सीडेशन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो, अंदर कौन जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंट्री कौन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम करता है। यहाँ पर कितने NADH2 का लाभ होता है, 2 NADH2 का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, RHU की नई बैच 1 सितंबर से चालू हो रही है। अगर आप RHU की क्वालिटी कंट्रोल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप 1 सितंबर से लाइव क्लासेस फ्री डेमो ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है एप्लीकेशन की, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, ठीक है, लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, उनकी लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आपको बहुत ही आकर्षक कोर्सेज वहां पर मिलेंगे और बहुत ही लोएस्ट प्राइस में और बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आई होप आपको सारी चीज समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।